हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये हम लोगों का जो कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स मेथड के अंतर्गत यूनिट 5 में हम लोगों का आता है। और यही टॉपिक हमारे बीएससी में भी है, जो एक कोर्स में हमको पढ़ाया जाता है। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो हमारा टॉपिक है एमएससी में एक पूरा का पूरा पेपर है, वहां पर इसको भी पढ़ाया जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नेट सीएसआईआर जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें भी ये टॉपिक एग्जाम में आता है। और जितने भी हायर कमीशंस के एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे वो यूपीएचईएससी हो या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सभी में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस हमेशा से आते रहते हैं। तो द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज ए पावरफुल टेक्निक विच वाज डेवलप्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों, ये मैक्सिमा मिनिमा की जो थ्योरी से ये डेवलप्ड हुई है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए सिंगल और मोर वेरिएबल। या तो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो या एक से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो। यूलर्स was the founder of calculus of variation. The following three problems had considerable influence on the development of calculus of variation. बेटा, जो एक calculus of variation जो डेवलप हुई है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इन तीन प्रॉब्लम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन सी है बच्चों? नंबर फर्स्ट, द ब्राचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम, सेकंड द प्रॉब्लम ऑफ जियोडेसिक्स, एंड थर्ड इज द आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। नाउ एग्जाम्पल, एक बच्चों एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। एग्जाम्पल, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज टू फाइंड दैट कर्व ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स विच आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सम गिवन इंटीग्रल। सपोज दैट टू पॉइंट्स P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 are given in a plane. There are infinitely many curves joining these two points. बच्चों, दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक मान लीजिए P है और एक हमारे पास ये Q पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले कर्व्स कितने हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स हो सकते हैं बेटा। इसको सीधे इससे मिला दे तो एक ये स्ट्रेट लाइन बन गया, यहां से ऐसे मिला दे तो ये हाफ सर्किल बन गया, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, यहां से इधर से आ जाए ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें। तो इसको P एंड Q को मिलाने वाले कितने कर्व्स होंगे? इनफाइनाइट कर्व्स होंगे। इन इनफाइनाइट कर्व में हमको वो कर्व चाहिए जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस रखता हो। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स को अगर सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी। एंड वी विश टू डिटरमाइन विच ऑफ दीज कर्व्स इज द शॉर्टेस्ट। देखो, मैंने कहा था ना, सबसे छोटी जो डिस्टेंस हमको वो चाहिए, उस कर्व की चाहिए, तो वो कौन सी होगी? तो वो कर्व होगी बेटा स्ट्रेट लाइन। दैट इज टू डिटरमाइन द कर्व्स y इक्वल टू yx where the initial conditions is yx1 equal to y1 and yx2 equal to y2 such that the integral I bracket yx equal to integral x1 to x2 root 1 plus y dash का स्क्वायर dx is a minimum होना चाहिए। द इंस्टीट्यूटिव आंसर इज ऑफ कोर्स ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारा आंसर होगा वो और कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब बेटा अब हम लोग एक और नया वर्ड आता है इसी में, फंक्शनल। तो जरा फंक्शनल को डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शनल क्या होता है बच्चों। एक क्वांटिटी whose values are determined by one or more functions is called functional. ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज एक या एक से अधिक फंक्शंस के द्वारा निकाली जाती हो, देन इट इज कॉल्ड
functional. In other words, a functional is an operator that maps function to real numbers. फंक्शन को किससे मैप कराते हैं बेटा? रियल नंबर से. मीन्स इसका मतलब क्या है? मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शनल इज सेट ऑफ फंक्शंस एंड रेंज इज रियल नंबर्स. ओके, इट इज डिनोटेड बाय I ब्रैकेट yx और v ब्रैकेट yx. इसको बेटा फंक्शनल को इससे डिनोट करते हैं. चाहे ये लिखे चाहे ये लिखने का ढंग है. एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं. 3 महत्वपूर्ण फंक्शनल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये तीनों फंक्शनल आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है. तो I yx इक्वल टू x नॉट से x1 रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx. सेकंड फंक्शनल है x नॉट से x1 और एक y से मल्टीप्लाई कर दिया गया y1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx. थर्ड हमारा फंक्शनल है I yx इक्वल टू x नॉट से x1 रूट 1 प्लस y डैश. बेटा y डैश है, y डैश का मतलब होता है d बाई dx से बेटा मतलब है हमारा. तो y डैश स्क्वायर बाय रूट वाई dx. तो बेटा ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने फंक्शनल के ऐसे लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स से ही इन तीनों में से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल है. नाउ वेरिएशनल प्रॉब्लम्स. द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच इन्वेस्टिगेट्स एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शनल इज नोन एज वेरिएशनल प्रॉब्लम्स. ऐसी मैथमेटिक प्रॉब्लम जिसमें हम लोग एक्सट्रीमा का मतलब होता है बेटा मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हो, उसे कहते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम्स. द लॉ विच गवर्न फंक्शनल टू अटेन एक्सट्रीमा आर कॉल्ड वेरिएशनल प्रिंसिपल. जो इसमें बेटा प्रिंसिपल यूज होता है, लॉ यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल्स. और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक्सट्रीमम आपके एग्जाम में वर्ड यूज हो, एक्सट्रीमम उसका सेम मतलब एक्सट्रीमल से होता है, उसका सेम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम से होता है, या ऑप्टिमाइजेशन से मतलब होता है. ये सारे वर्ड सेम हैं बेटा. एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल्स, मैक्सिमम और मिनिमम, ऑप्टिमाइजेशन. कोई भी वर्ड आपको आ जाए तो समझिए हम लोग यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. बच्चों अब आते हैं बेटा वो कौन सा फार्मूला है जिसका हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में. केवल इसमें एक ही मेन फार्मूला है. अगर इसको आपने याद कर लिया तो आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे. वो क्या कौन सा फार्मूला है? यूलर्स इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमम. यूलर्स इक्वेशन, इसी को बेटा यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन भी कहते हैं. तो लेट y बराबर yx इज ए फंक्शन एंड I ब्रैकेट yx इज अवर फंक्शनल. डिफाइन एज, कैसे डिफाइन किया गया? I ब्रैकेट yx इक्वल टू इंटीग्रल x नॉट से x1 f इज ए फंक्शन ऑफ x कामा y डैश f इंटू dx. f हमारा फंक्शन कैसा है बेटा? x का है, कामा y वेरिएबल्स का है और y डैश वेरिएबल्स का है. Then Euler's equation for finding the extremals is fy minus d dx ब्रैकेट f y डैश इक्वल्स टू 0. बेटा ये जो इक्वेशन है ये यूलर्स या यूलर्स लेग्रांजेस इक्वेशन है. किसके लिए? फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीमल्स और एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शनल. ओके, तो बच्चों इसको सब लोग याद करो. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका यूज करके हम लोग अभी क्वेश्चंस लगाएंगे. तो एफ वाई माइनस डी डी एक्स ब्रैकेट एफ वाई डैश इक्वल टू 0. बेटा जो यहाँ पे ये सफिक्स में y या y डैश लिखा है, इसका मतलब होता है हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना. इसका मतलब होता है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और इसका मतलब होता है y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है. तो बेटा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी डी एक्स ब्रैकेट डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0. ओके, कुछ पॉइंट्स है बेटा, इसको भी देख लीजिए. दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्सट्रीमल्स.
ये बेटा यूलर्स इक्वेशन है अपनी, और इसके जो सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीमल्स या एक्सट्रीमम कहते हैं। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। दिस इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन वेयर वाई डैश की वैल्यू होती है बेटा, याद रख लीजिएगा, वाई डैश इक्वल टू होता है बेटा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को ही यहाँ पे शॉर्ट में वाई डैश कहते हैं। एफ वाई मीन होता है बेटा डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सिमिलरली एफ वाई डैश इक्वल टू को क्या लिखेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। बेटा वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग अदर वेरिएबल ऐसे कांस्टेंट। तो ये बेटा हमारी यूलर्स इक्वेशन है। आप लोग सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा बेटा, और फिर हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं। तो एफ वाई माइनस डी डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। बच्चों एक बेटा पार्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट केस है यूलर्स इक्वेशन का, वो हम लोग बेटा जब बहुत कठिन या डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ये लोग यूज कर लेते हैं अगर इसको, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाती है और टाइम टेकिंग भी हो जाती है, समय भी कम लगता है। तो पार्टिकुलर केस ऑफ यूलर इक्वेशन क्या, लेट आई वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन। फंक्शन हमारा कैसा है, एक्स कामा वाई डैश डी एक्स का है। देन यूलर्स इक्वेशन इज जब ऐसा हमारा फंक्शनल हो जो एक्स का हो, वाई का हो, वाई डैश का हो, तो हमारी जो यूलर्स इक्वेशन यूज करते हैं वो क्या होता है, एफ वाई माइनस डी डी एक्स ब्रैकेट एफ वाई डैश इक्वल टू 0। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा एक्स वाई और वाई डैश में फंक्शनल नहीं है, केवल y और y डैश में है। ये है बेटा पार्टिकुलर केस। लेट f इज ए फंक्शनल ऑफ y एंड y डैश मीन्स f इज ए फंक्शनल ऑफ वेरिएबल y एंड y डैश ओनली। x नहीं है इसमें बेटा ऐसा फंक्शनल जिसमें केवल y और y डैश के बेटा टर्म्स हो, उस केस में हम लोग जो यूलर्स इक्वेशन ये होती है इसको न यूज करके इसका पार्टिकुलर केस जो होता है उसको यूज करेंगे, तो हमारी कम से कम 5 या 10 मिनट की कैलकुलेशन बच जाएगी और समय भी बचता है बेटा। तो जब हमारा फंक्शनल y और y डैश में होगा केवल, तो इस केस में हमारी यूलर्स इक्वेशन रिड्यूस क्या हो जाएगी, f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारी यूलर्स इक्वेशन हो जाएगी। तो बेटा इसको सारे बच्चे याद कर लो, कब ये केस हमारा कब होगा, जब हमारा ये फंक्शनल केवल y और y डैश का होगा, तो हम लोग ये यूलर्स इक्वेशन ना यूज करके सीधे ये वाली यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो याद रखना बेटा सारे क्वेश्चंस में हम लोग ये वाली यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन हमारा अगर फंक्शनल केवल y और y डैश में होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। अब कहेंगे सर इससे ये हमारा रिड्यूस होके कैसे आ गया है, तो बेटा हमारा एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें वीडियो का नाम है यूलर्स इक्वेशन एंड इट्स पार्टिकुलर केसेस। तो उसमें बेटा कैसे यहाँ से इसको डिराइव किया गया है उसके बारे में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, वी यूज दिस एज इन डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर यूलर्स इक्वेशन टू सेव आवर टाइम एंड कैलकुलेशंस इन आवर एग्जाम। तो ये बेटा हम लोग यूज करके टाइम और कैलकुलेशंस एग्जाम में बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। बच्चों आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन में आने का जो तरीका है या ढंग है वो कैसा है बेटा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, फाइंड द एक्सट्रीमल्स वर्ड यूज हुआ है, मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, हमको यूलर्स इक्वेशन लगाना है, फाइंड करना है इसका सोल्यूशन। तो फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल, देखिए वर्ड फंक्शनल भी यूज हुआ है, किसका, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स वन ब्रैकेट वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा फंक्शनल बेटा दिया गया है और हमको इसका एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करना है। तो एक्सट्रीमल्स किससे निकालेंगे बेटा, यूलर्स इक्वेशन से निकालेंगे। और यूलर्स इक्वेशन क्या होती है बच्चों बताओ, एफ वाई
माइनस डी डी एक्स ब्रैकेट एफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसको कंपेयर करके अपना फंक्शनल निकाल लेंगे। तो ये जो अपनी वैल्यू होती है ये एफ कहलाता है बेटा, याद रखना ये वैल्यू हमारी एफ कहलाती है। तो गिवन दैट हमको क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन है आई वाई एक्स। फंक्शनल को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई ब्रैकेट वाई एक्स इक्वल टू, ये हमको फंक्शनल गिवन है। तो एक्स नॉट से x1 ब्रैकेट वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स। कंपेयर करें हमको किससे, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं आई इक्वल टू एक्स नॉट से x1 एफ डी एक्स से बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं इस फंक्शनल को। तो कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड। तो यहां से कंपेयर करने से एफ की वैल्यू बेटा क्या पता चलती, ये एफ की वैल्यू है वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स। तो एफ की वैल्यू बेटा ये आ गई। तो सबसे पहले आप कैपिटल एफ की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो कैपिटल एफ आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल एफ की वैल्यू उस इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करके लिखनी है, ठीक है। तो दिस इज एफ, और एफ की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा होता है एक्स वाई वाई डैश में जो रिलेशन दिया गया होता है वही हमारा एफ होता है। तो बाय यूलर्स इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमल सीरीज हमारी यूलर्स इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आपको तो याद हो गई होगी, एफ वाई माइनस डी डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा एफ है तो इस एफ को वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा देखो अच्छे से समझना बेटा ध्यान से, एफ वाई को एफ वाई मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एफ को। तो कैसे करते हैं, ये तो वाई डैश है और बाकी वेरिएबल वाई के अलावा जितने होंगे एक्स और वाई डैश वो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे तो वाई डैश है तो वाई डैश का बेटा डिफरेंशिएशन देखिए 0 आ गया। फिर क्या लिखा है, वाई डैश वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी कांस्टेंट है, वाई डैश है ये भी कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक। माइनस ये डी डी एक्स तो यहाँ पे वैसे लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। अब हमको वाई डैश के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटा वाई डैश के रिस्पेक्ट में करना, जैसे एक्स है और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक। अगर मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या करोगे, तो आएगा 2x आ जाता है, ठीक। तो उसी तरह हम लोगों को वाई डैश के रिस्पेक्ट में करना है। तो वाई डैश का वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मान लेते हैं ये एक्स है था और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो वाई डैश का वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि ये एक बार है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो देखिए बाहर आ गया, इनटू ये लिखा है वाई डैश का स्क्वायर। तो वाई डैश का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर टाइप का है तो 2x आएगा बेटा, इसका 2x मतलब 2y डैश। तो देखिए 2y डैश आ गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आई थिंक आपको पार्सली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, इक्वल्स टू 0। तो ये 0 खत्म, ये माइनस है, माइनस को बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। पॉजिटिव 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये d है बेटा, dx का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, dx का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, d 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0 इंटू dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन कर दे तो देखिए इंटीग्रेशन। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है तो इनवर्स प्रोसेस, तो ये तो हट जाएगा बेटा, यहाँ से बचेगा कितना, केवल 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है प्लस, लेकिन जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो ये आ गया हमारा C1। तो C1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई थिंक यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू C1। अब बेटा 2x स्क्वायर को ये 1 इधर ले जाएंगे तो C1 माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो C1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये जो C1 कांस्टेंट है, ठीक, 1 भी कांस्टेंट है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में जोड़ो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। तो उसको हमने अपने मन से क्या मान लिया है, a मान लिया है। तो d बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट क्या आ गया, a बाई एक्स स्क्वायर। बेटा dx को इधर ले जाओ तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy इक्वल टू आ जाएगा a 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, बेटा दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लो,
दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो क्या वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये कांस्टेंट बेटा समझ गए होगे ना, तो कांस्टेंट में जोड़ो घटाओ कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट आता है, तो नया एक कांस्टेंट मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। क्यों, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे और 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे -2 + 1 और एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस b लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा x के पावर -1/-1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई y = -ax + b। ये जो आपका बेटा सोल्यूशन आया है, इसी सोल्यूशन, यही हमारा आंसर है। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमल्स ऑफ द गिवन फंक्शनल। बेटा यहां तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। जब आपको एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करने के लिए आए तो इस तरीके से यूलर्स इक्वेशन सॉल्व कर दें और सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू आती है, दिस इज द एक्सट्रीमल्स फॉर गिवन फंक्शनल। अगर यहाँ पे हमको कंडीशन दी जाएगी तो ये फिर हम लोगों को a और b कांस्टेंट की वैल्यू इवेलुएट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमको कोई कंडीशन दी नहीं गई, तो यहीं से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। एक नया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ऑन विच कर्व द फंक्शनल i(y(x) = 0 to pi ब्रैकेट y' - y² + 4y cos x dx such that y0 = 0, y pi = 0 बी एक्सट्रीमाइज्ड। वो कौन सा कर्व है जिसपे ये हमारा जो फंक्शनल है वो एक्सट्रीमाइज होगा। एक्सट्रीमाइज कौन सा होगा फंक्शनल, और यहाँ पे देखिए कंडीशंस दी गई है, इसका मतलब हमको कांस्टेंट की वैल्यू भी इवेलुएट कराएंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ बेटा ये हो जाएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कंपेयर विथ दिस इंटीग्रल एफ dx। तो एफ dx से बेटा इसको कंपेयर करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी y' स्क्वायर -y² + 4y cos x। अब बाय यूलर्स इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमम इज, यूलर्स इक्वेशन क्या होती है बच्चे, fy - d dx fy' = 0। बस लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सब लोग याद रखिएगा बेटा, यूलर्स इक्वेशन fy - d dx और fy' = 0। अब बेटा डिफरेंशिएट करके लिखो। चलो, तो fy का मतलब क्या है बेटा, fy मतलब है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये तो y' है, तो ये कांस्टेंट होगा तो 0, और माइनस ये y² मिल गया, देखिए तो -2y आ जाएगा। तो देखिए 0 - 2y + 4 तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी बेटा, तो y का हो जाएगा 1, तो 4 cos x आएगा। तो ये देखिए, तो fy का इतना ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, -d dx। तो ये देखिए लिख दिया। अब fy' है, मतलब अब हमको फंक्शनल को y' के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और जहां x और y आए उनको कांस्टेंट की तरह बिहेव करना है। तो बेटा y' का आ जाएगा 2y'। तो देखिए लिखा, यहाँ पे y' है नहीं तो ये कांस्टेंट का काम करेगा तो 0, और यहाँ भी y' नहीं है तो ये भी कांस्टेंट का काम करेगा तो 0। तो देखिए ये -0 और ये आ जाएगा +0 और इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन हो गया। बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दो। तो -2i + 4 cos x - 2d dx y' = 0। 2 बेटा दोनों तरफ से बेटा कैंसिल आउट कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए कितनी वैल्यू आ गई। सॉल्व करें फटाफट सारे बच्चों। -y + 2 cos x - y" = 0। तो यहाँ से ये और ये दोनों टर्म इस तरफ ले जाएंगे, तो 2 cos x = y" + y। इसको बेटा पलट के लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा सिस्टमेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी y" + y = 2 cos x। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो कुछ ध्यान करो। ये आपको क्या लग रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बाय CF और PI मेथड से हम लोग इसको बेटा सॉल्व कर देंगे। ओके, तो वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय CF और PI मेथड। CF हमारा लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा और PI हमारा कहां से मिलेगा, राइट हैंड साइड से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग CF फाइंड आउट करते हैं। तो y" + y = 0 लेके चलते हैं और CF हम लोग निकालते हैं। तो CF निकाल लेंगे तो इसका y" को क्या लिखेंगे, d2y + y = 0। y कॉमन ले लीजिए, तो d2² + 1 ब्रैकेट y = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं पुट d = m
एंड इक्वेट टू जीरो। तो इसमें डी इक्वल टू एम पुट करें, इक्वल टू जीरो कर दें तो एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन इधर आएगा तो माइनस वन, और माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो इसके जो रूट आ जाएंगे वो आ जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो कैसे रूट्स आ रहे हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, तो इसका सी एफ क्या बनेगा बताओ। सी एफ इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये बेटा फार्मूला है, कॉम्प्लेक्स रूट जब हमारे होते हैं तब ये हमारा सी एफ का फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है, तो ई के पावर जीरो एक्स करेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, तो ये तो खत्म। सी वन कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से वन आएगी, दोनों को कंपेयर करो तो प्लस माइनस आई की जगह आई है तो बीटा की जगह क्या है वन है, तो कॉस बीटा का मतलब वन, वन इंटू एक्स क्या होगा एक्स, तो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू बीटा है तो वन यहां भी रख दीजिए तो साइन एक्स। तो बेटा ये हमारा सी एफ आ गया। ओके, अब आते हैं बेटा पी आई निकाली, तो पी आई का फार्मूला होता है वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो एफ डी क्या है, मतलब डी में इक्वेशन क्या है डी स्क्वायर प्लस वन, और राइट हैंड साइड क्या है टू कॉस एक्स। तो टू कॉस एक्स है, जब बेटा साइन और कॉस आते हैं तो क्या हम लोग पुट करते हैं पी आई निकालने के लिए डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, आई थिंक आपको याद होगा। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है कॉस ए एक्स, बेटा देखने की कोशिश करो तो कॉस ए एक्स को देखोगे और है अपने पास कॉस ए एक्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक, अब ए की वैल्यू वन आ गई तो हम लोग पुट क्या करेंगे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं साइन और कॉस में, तो ये फार्मूला है। ए की वैल्यू वन है तो डी स्क्वायर की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस वन, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन माइनस वन प्लस वन टू कास एक्स। अब बेटा ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो केस हमारा फेल हो गया, तो पीआई में हमारा केस फेल हो गया। तो केस जब बेटा फेल होता है तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो इक्वेशन ये डी में है इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। जब केस फेल होता है तो हमेशा याद रखना ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे डी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एक बार। अगर फिर से केस फेल हो जाए तो दोबारा फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करो और नीचे डिफरेंशिएट करो। तो बेटा करते हैं, तो डी स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई, देखो ये कर दिया, डी से डी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर का आएगा टू डी और वन का कांस्टेंट है तो जीरो, और टू कॉस एक्स वैसे ही रखा रहेगा। टू से टू बेटा ये कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा क्या एक्स इंटू वन बाय डी कॉस एक्स, ये बचेगा। अब आपको एक चीज थोड़ा सा याद होगी, अगर बेटा d लिखा हो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन से, और अगर वन बाय डी लिखा हो तो वन बाय डी का मतलब होता है उसको इंटीग्रेट करना है। तो वन बाय डी यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब वन बाय डी मीन्स हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना है हम लोगों को कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा साइन एक्स, यही हमारा पी आई होगा बेटा। ठीक, तो ये पी आई आ गया, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया बेटा, सोल्यूशन का फार्मूला होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई बेटा हमारा सोल्यूशन का जो फार्मूला है तो आ जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस ए एक्स साइन एक्स। यही बेटा हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज अवर एक्सट्रीमल्स। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अब अभी यहां पर कंडीशन दी गई है। ठीक है, अगर कंडीशन ना दी जाती तो यहीं से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, लेकिन कंडीशन दी गई इसका मतलब हमको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बट सिंस कंडीशंस आर गिवन सो वी कैन फाइंड कांस्टेंट वैल्यू। और कंडीशन बेटा क्या दी गई है, बस फटाफट कंडीशन लगाओ और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। तो कंडीशन है y जीरो इक्वल टू जीरो, तो बेटा इसमें y जीरो इक्वल टू जीरो पुट करो, मतलब x की, ये तो x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करोगे तो cos जीरो वन होता है तो c1, c2 sin x तो sin जीरो होता है जीरो, और फिर यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो, और y की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ से बेटा कांस्टेंट हमारा c1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई जीरो। ठीक, अब दूसरी कंडीशन y पाई इक्वल टू जीरो पुट करो, मीन्स x की जगह पाई और y की जगह जीरो, तो देखिए y की जगह जीरो आया c1 इंटू वन, c1 इंटू वन प्लस
साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और यहाँ भी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू भी 0 निकल के आ गई। मतलब हमारा एक ही कांस्टेंट निकल पाया, C2 नहीं निकल पाया है, मतलब C2 कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, C1 निकल आए तो C1 की वैल्यू पुट कर दें और जो आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन है। तो C1 दोनों से ही 0 निकल के आ रहा है, तो ये बेटा C1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो C1 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो cos x वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? y इक्वल टू C2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देख लो बच्चों, y इक्वल टू जैसे हमने C1 की वैल्यू 0 पुट की तो C0 प्लस C2 साइन एक्स प्लस x साइन एक्स। यहां से क्या करो, साइन x कॉमन ले लो, तो y इक्वल टू C2 प्लस x साइन एक्स। दिस इज द कर्व ऑन विच द गिवन फंक्शनल कैन बी एक्सट्रीमाइज्ड। यही हमारा फंक्शनल है, यही हमारा क्या है, कर्व है जिसपे हमारा गिवन फंक्शनल एक्सट्रीमाइज हुआ है। तो दिस इज अवर फाइनल कंप्लीट आंसर। नाउ वी हैव टू very important questions. This is a very important question. The question is, so that the shortest curve joining two fixed point is a straight line. This is the question. Or we can also define, prove that the extremals of the functional integral x1 to x2 1 plus root 1 plus y dash square dx is a straight line. We also can define in another way this question. Find the extremum of the functional I yx equal to x1 to x2 root 1 plus y dash square dx. बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने 3 तरीके से बेटा डिफाइन किया, एग्जाम में बदल बदल के इस तरीके से ये आता रहता है। तो हमको कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट कर्व चाहिए, डिस्टेंस ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट, और ये शॉर्टेस्ट कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमको प्रूव करनी, ठीक है। अथवा हमको फाइंड आउट करना है कि जो ये हमारा फंक्शनल है इसका जो एक्सट्रीमल्स आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगला क्वेश्चन है कि इसी फंक्शनल के हमको एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करिए कि क्या होंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां से चलते हैं, शॉर्टेस्ट कर्व हमको चाहिए ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट दिए गए, तो 2 फिक्स्ड पॉइंट को बेटा ज्वाइन करते हैं, कर्व बनाते हैं और उनकी डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग ds या s लेते हैं। तो लेट सोल्यूशन बेटा करना स्टार्ट करो। चलिए बच्चों, let x1 comma y1 and x2 comma y2 are two fixed point. This is a and this is b, and y equal to yx is our any curve joining these 2 points. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, अब कोई बेटा कर्व है, एक ये a है और एक ये b है। चलो इनको दोनों को मिला दिया। अब इनको मिलाने वाले तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हैं बेटा, क्यों, लेकिन हमको तो वो कर्व चाहिए जिसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, और जो वो कर्व आएगा यही प्रूव करना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कर्व है वो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की लेंथ निकालते हैं। तो लेट s इज द डिस्टेंस और r लेंथ ऑफ द कर्व्स। सबकी बेटा लेंथ निकालो, इस कर्व की भी लेंथ निकालो, इस कर्व की भी लेंथ निकालो, इसकी भी लेंथ निकालो, इसकी भी लेंथ निकालो, या इसकी भी लेंथ निकालो, या कहें इसके बीच की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकाल लो तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस मिले वही कर्व हमारा एक्सट्रीमल कर्व होगा। तो बेटा डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, s इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 ds, ये फार्मूला होता है बेटा। तो ds को एक बार, s का मतलब हमारी डिस्टेंस है, और ds को एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, यही डिस्टेंस s आ जाएगी। ओके, अब ds की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ds की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, समझना बेटा ध्यान से। और एक हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये हमारा dx है और ये हमारा dy है। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, और ये b है ये a है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये बेटा हमारी वैल्यू ds की आएगी। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ds स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर।
तो ये बेटा वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी। याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी ds है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो ds है तो स्मॉल डिस्टेंस वाला ये dx और ये स्मॉल डिस्टेंस वाला ये dy लिया है। तो इन दोनों की स्मॉल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ds आ जाएगी, और इस ds को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा s मिल जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, अब पुट करने के बाद dx से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करो और dx से अपने मन से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जैसे मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, तो ये डिवाइड वाला इसके अंदर यूज कर ले, तो ये बेटा अंडरवुड के अंदर जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाए। तो देखिए dx स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर अपॉन रूट dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये dx है, इसका स्क्वायर कर दो और एक बार अंडरवुड ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भी डिवाइड कर दें और इसका इसमें भी डिवाइड कर दें। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2, बेटा यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया, तो इसकी डिवाइड होके 1 आ जाएगी और ये बन जाएगा d बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई थिंक समझ में आ जाएगा। और d बाय डी एक्स को ही हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, y डैश लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे y डैश लिख दिया। तो देखिए ds की वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल टू x1 से x2 अंडरवुड 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। ये हमारा बेटा फंक्शनल तैयार हो गया। और याद रखना ds अब इसके बाद कभी भी आपको लिखना पड़े तो ds की वैल्यू क्या होती है, ds ये पूरा का पूरा है बेटा, ds की वैल्यू होती है अंडरवुड 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू ds। ये नोट dx, सॉरी, इसको नोट कर लो और याद कर लो। जब कभी भी dx आपको, हम अभी क्वेश्चन में 2-3 बार डायरेक्ट ds की वैल्यू लिखाएंगे, तो dx की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडरवुड 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू dx, और वाई डैश मीन्स होता है हमारा d बाई डी एक्स। तो ये हमारा फंक्शनल हो गया। तो जब हम पहला क्वेश्चन इसका कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन का, तो पहले हमको इसका फंक्शनल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा फंक्शनल बन गया। अब ये हमारा फंक्शनल बन गया। अगर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हमारा फंक्शनल दिया गया होता तो हम सीधे यूलर्स इक्वेशन से इसका एस्टिमल्स निकाल लेते, लेकिन चूंकि दिया नहीं गया है, हमको फाइंड आउट करना शॉर्टेस्ट कर्व ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल बनाएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने फंक्शनल बना लिया। अब फंक्शनल बन गया तो इसको कंपेयर करेंगे, तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये हमारा कैपिटल एफ की वैल्यू आएगी और यूलर्स फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर विथ दिस फंक्शनल टू i इक्वल टू x1 से x2 एफ डी एक्स, और इससे कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, या इसी को हम लोग 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमको डिफरेंशिएट करना है तो 1/2 के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। तो बाय यूलर्स इक्वेशन फॉर एक्सट्रीमल्स इज, क्या होती है यूलर्स इक्वेशन बेटा एक्सट्रीमल्स की, फटाफट फार्मूला लिखो, सब लोगों को याद हो गया होगा, एफ वाई माइनस डी डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया फार्मूला। ठीक, अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो y तो इसमें है नहीं, कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट होगा और ये वैल्यू आ गई 0 माइनस डी डी एक्स। अब डिफरेंशिएट करो इसको y डैश के रिस्पेक्ट में, तो हाँ y डैश तो है, तो बेटा y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये पूरा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और 1/2 माइनस 1, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स के पावर एन का होता है, क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1। अब इसके अंदर का बेटा डिफरेंशिएट करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y डैश का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y डैश, और ये इक्वल टू 0। 2 से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 में माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1/2 आ जाएगा, और ये अपना y डैश आ जाएगा। माइनस बेटा इधर है तो माइनस का दोनों साइड में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए इसकी पॉजिटिव बना ली, और ये माइनस 1/2 है तो नीचे आएगा तो रूट में आ जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, डी डी एक्स वाई डैश बाय अंडरवुड 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 आ गया। दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये डी डी एक्स तो ये हट जाएगा, केवल बचेगा वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और 0 का इंटीग्रेशन होता है 0, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपका C1 आ जाएगा। ओके,
तो देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म सी आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करें, चूंकि रूट है, देखो समझ के करो। अब आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करोगे तो रूट है, तो रूट में क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऐसे नहीं सॉल्व होगा, आई रूट को हटाने की कोशिश करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक टर्म को बेटा लेफ्ट साइड में ले जाओ, किसको ले जाएंगे, तो ये देखिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके कॉमन ले लो, तो ये टर्म इधर आएगा और कॉमन हमारा वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बेटा इसको नीचे डिवाइड कर दो, देखो ये वैल्यू आ गई। क्या यहां तक सारे बच्चों को हमारे समझ में आया, आ गया होगा। तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब चूंकि स्क्वायर है तो इसका बेटा अंडर रूट ले लिया हमने, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा सी और 1 माइनस सी स्क्वायर। बेटा आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो वैल्यू लिखी है ये कांस्टेंट है, फिर ये कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट, फिर कांस्टेंट में डिवाइड, तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होगा। तो इतना बड़ा सा अजीब सा लिखने की बजाय इसको एक नया कांस्टेंट से एक नया कांस्टेंट ए ले लेते हैं, तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट ए। तो वाई डैश की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और डी वाई इधर रखो और डी एक्स को बेटा उस तरफ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इंटीग्रेट करना है, तो डी एक्स इधर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, तो डी वाई इंटीग्रेशन और ए डी इंटीग्रेशन डी एक्स। तो बेटा डी वाई का इंटीग्रेशन की वैल्यू y होगी, a कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन होगा 1 है, तो 1 का हो जाएगा x प्लस b मीन्स b इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया, और यही हमारा एक्सट्रीमल से जरा ध्यान से देखो, ये कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो आवर एक्सट्रीमल्स इज स्ट्रेट लाइन। तो बेटा दो पॉइंट अगर फिक्स पॉइंट हैं, उन दोनों के बीच की अगर शॉर्टेड डिस्टेंस हमको चाहिए, तो वो शॉर्टेड डिस्टेंस और कुछ नहीं स्ट्रेट लाइन ही होती है। और किसी भी कर्व्स के द्वारा आप निकालोगे तो सारे कर्व्स बेटा बड़े रहेंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी यही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, और ये कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये जो हमारा फंक्शनल है 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसका जो एक्सट्रीमल्स होता है ये स्ट्रेट लाइन y बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों को फंक्शनल दे देते हैं और फंक्शनल से कहते हैं फाइंड द एक्सट्रीमल्स। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। नाउ देयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सो दैट the area of a surface of the revolution of curve y equal to yx is minimum and the curve must be catenary। ये क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया है कि शॉर्टेड डिस्टेंस टू फिक्स पॉइंट की क्या होती, स्ट्रेट लाइन, वैसे एरिया ये हमारा कर्व है, इस कर्व को अगर हम लोग रिवॉल्यूशन करें, घुमाएं, तो घुमाने के बाद में जो एरिया जनरेट होगा, उस एरिया का जो मिनिमम एरिया होगा वो कौन सा कर्व रखेगा। अगर हमारा कर्व कैंटेनरी हो तो सबसे मिनिमम एरिया हमारा होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ये तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम हो गई, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो वहां पे बेटा क्या था, मिनिमम डिस्टेंस थी, लेंथ मिनिमम हमको निकालना था, तो स्ट्रेट लाइन थी। यहां पे आपको एरिया मिनिमम चाहिए, और एरिया मिनिमम का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा हमारा कैंटेनरी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बच्चों रिपीट करता हूं क्वेश्चन। So that the area of the surface of revolution of a curve y equal to yx is minimum and the curve must be catenary. This question is also defined as, so that the extremals of the functional 2 pi integral x1 to x2 y1 plus y dash ka square dx is a catenary. It is also defined as find the extremum of the functional I(yx) equal to integration x1 to x2 y1 plus y dash का square dx।
बेटा इन क्वेश्चंस में ये तो पहला वाला जो सवाल है वो वर्ड प्रॉब्लम का है, दूसरा वाला सवाल कह रहे हैं कि अगर ये हमारा फंक्शनल हो तो इसका जो एक्सट्रीमल्स है वो कैंटेनरी प्रूव करिए, और इसी को इन्होंने एक नए सवाल में बना दिया है कि फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द दिस फंक्शनल। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा, बने रहिएगा वीकेएम पॉइंट पे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। कर्व हमारा दिया है y इक्वल टू वाई एक्स, ठीक। एरिया ऑफ रिवोल्यूशन क्या फार्मूला होता है बेटा? एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला होता है इंटीग्रल 2 पाई वाई ds। याद रखो बेटा, एरिया ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला होता है इंटीग्रल 2 पाई वाई ds, और ds की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाली थी। ds की वैल्यू क्या होगी? √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ठीक। तो सीधे डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा फंक्शनल क्या बन गया? 2 पाई बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन x1 टू x2 y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। बताओ, तो ये हमारा बेटा क्या बन गया? हमारा फंक्शनल आ गया। तो याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम से हम लोगों ने एरिया निकाला तो 2 पाई वाई ds और ds की वैल्यू डायरेक्ट ही रख दी। अच्छा, ये हमारा फंक्शनल तो आ गया। अगर फिर भी आप रिपीट चाहते हो तो ये ds की वैल्यू कैसे निकालिए? ds की वैल्यू होती है √dx का स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, dx से बेटा डिवाइड कर दें तो देखिए आ गया √1 प्लस d बाई dx का स्क्वायर dx, और d बाई dx को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाई डैश। तो ds इस तरीके से हम लोग निकाल दिया, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शनल आ गया। अब इस फंक्शनल पे हम लोग यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे और यूलर्स इक्वेशन लगा के हम लोग इसका एस्टिमल्स निकाल लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, ये विशेष क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो यूलर्स इक्वेशन हम लोग लगाएंगे वो यूलर्स इक्वेशन ना लगा के उसका यूलर्स इक्वेशन का जो केस मैंने आपको बताया था वो लगाएंगे। वो केस क्या है? जब हमारा फंक्शनल एफ y और y डैश पे केवल निर्भर करे, डिपेंड ऑन ओनली y एंड y डैश, देन वी शुड यूज द यूलर्स इक्वेशन इज f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू 0। तो वो पर्टिकुलर जो केस है वो हम लोग बेटा यूज करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर I इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 2 पाई f dx। तो यहां से हमको f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? f इक्वल टू y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा? कैपिटल F की वैल्यू। अब ये हमारा फंक्शनल मिल गया। सिंस f इज ए फंक्शन ऑफ y एंड y डैश, ये हमारा जो फंक्शन है ये y और y डैश पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल ओनली। सो वी यूज यूलर्स इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमम इज, इन दिस केस कौन सी यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे? याद रखो बच्चों, हमने कहा था अगर वही मेन वाली यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन में टाइम में आपको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कम से कम 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपको अगर याद है सीधे ये केस कि जब y और y डैश हमारा डिपेंड करता है केवल, तो हमारा यूलर्स इक्वेशन होती है f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली यूलर्स इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है कम से कम 10 से 15 मिनट की हमारी बचत हो जाएगी। तो बेटा चलिए यूज हम लोग करते हैं। तो f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब बेटा f की वैल्यू तो देखिए f की वैल्यू ये लिख दी, ठीक, माइनस वाई डैश तो देखिए वाई डैश भी लिख दिया, ब्रैकेट। आप इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा, देखिए बाहर लिख दिया। और 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये रूट होने के कारण 1/2 माइनस 1, और इसका अंदर फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का आ जाएगा 0 और वाई डैश का स्क्वायर का आ जाएगा 2y डैश इक्वल टू कांस्टेंट है, इसे सी हमने लिख दिया। बताओ बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा सॉल्व करो इसको। तो ये देखिए सेम y अंडर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस ये y डैश, ये y 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस तो माइनस 1/2 आ जाएगा, तो रूट में नीचे आ जाएगा, और ये y डैश है, ये y डैश इक्वल टू c। यहां तक कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा बच्चों, y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अभी वैसे रहने दो, माइनस ये सबको एक साथ करो तो क्या आएगा? y इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन
√1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लो, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो तो इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें होगा माइनस, और ये पूरे के पूरे डिवाइड में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम लेने पे कितनी वैल्यू आ गई, तो ये एलसीएम में नीचे आ गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो y, और रूट रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस, अब ये बेटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जो बचा है वही आएगा माइनस वाई इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। इस y का अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा y प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। बेटा ये टर्म और ये टर्म देखिए कैंसिल आउट हो गया, हो गया, हो गया। ठीक, वैल्यू कितनी बची बेटा, वैल्यू हमारी बची y अपॉन √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। अब बेटा रूट आया है, कुछ कुछ दिमाग लगाओ, रूट को हटाना है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये वाला बेटा सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला टर्म इधर ले, अब क्या करें, ये वाला टर्म कौन सा, ये नहीं, सी स्क्वायर वाला टर्म ले जाइए बेटा, तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा वाई डैश स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो रूट लेंगे तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट, तो ये अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये बचेगा केवल वाई डैश, और यहाँ पे इस पे अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल सी। तो बेटा देखिए यहाँ तक आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, रूट ले लिया, ये रूट का अंडर रूट सी स्क्वायर था तो केवल सी बचेगा। अब ये वाई डैश है तो बेटा इधर का कर दो उधर और उधर का कर दो इधर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या वैल्यू सेम वही वैल्यू रहेगी, तो वाई डैश इक्वल टू रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी। बेटा वाई डैश को क्या पुट करेंगे, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स पुट कर दिया तो रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो बेटा ये डी बाई डी एक्स में डी एक्स को उधर ले जाते हैं और वाई वाले टर्म्स इधर ले आते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है बच्चों, वो एक तरफ एक्स के टर्म ले जाते हैं, एक तरफ वाई के टर्म्स ले जाते हैं, तो डी वाई इधर है तो ये वाई के टर्म्स ले आए तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी वाई 1 बाय सी डी एक्स। तो ये वाली लाइन बताओ सभी लोग समझ में आ गई। ठीक, अगर आ गई तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई सी बाहर डी एक्स। बेटा ये जो लिखा है 1 अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो फार्मूला याद रखो, इसका इंटीग्रेशन होता है कास हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाय सी। ठीक, इसको बेटा याद रखना, यहां पे लिख लो लर्न, तो 1 अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कास हाइपरबोलिक -1 वाई बाई सी। ठीक, इक्वल टू ये 1 बाई सी ये है, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, C1 मान लो हमने लिख दिया। ठीक है, अब C1 लिख दिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे 1 बाई सी है तो हम लोग इसका एलसीएम लेने में सुविधा के लिए C1 न लिख के इसको लिख देंगे A बाय सी, और A बाय सी लिखने से फायदा क्या होगा बेटा, C हमारा दोनों में एलसीएम हो जाएगा तो x प्लस A बाय सी हो जाएगा। तो वेयर A बाय सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया होगा तो देखा होगा ना, अगर A होता तो कभी A लिखते हैं, कभी इसको log A लिख देते हैं ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि log अगर दोनों तरफ है तो बेटा log हटाने में सुविधा रहती है। ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेने में सुविधा लिखने के लिए हमने C1 न लिख के C1 की जगह क्या लिख दिया, A बाय सी लिख दिया कांस्टेंट। ओके, तो ये बेटा क्या आ गया, कास इनवर्स y बाय सी इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, x प्लस ए बाय सी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, a बाय सी कांस्टेंट है तो चाहे C1 लिखो चाहे a बाय सी लिख दो, आएगा तो कांस्टेंट ही। तो हमने सुविधा के लिए कि एलसीएम C हो जाए तो a बाय सी टाइप का लिख दिया कांस्टेंट। तो यहाँ से अब ये कास इनवर्स बेटा उधर जाएगा तो इनवर्स हटके कास हाइपरबोलिक बन जाएगा, -1 हट जाएगा तो y बाय सी इक्वल टू कास हाइपरबोलिक x प्लस ए बाय सी, ये वैल्यू आ गई बेटा।
तो y इक्वल्स टू, अब c का बेटा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इक्वल टू सी कॉस ax प्लस a बाय सी। याद करो या लर्न कर लो, यही बेटा इक्वेशन कैंटेनरी की होती है। ये इक्वेशन किसकी होती है? कैंटेनरी की होती है इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैंटेनरी, हैंस आवर एरिया ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमल्स इज कैंटेनरी। जो हम लोग एरिया ऑफ रिवोल्यूशन कर रहे थे उसका जो मिनिमम कर्व होगा वो होगा क्या? जिसका एरिया मिनिमम है वो कर्व हमारा क्या होगा? वो कर्व होगा हमारा कैंटेनरी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैंटेनरी। बेटा याद कर लो कि ऐसी इक्वेशन अगर आ जाए कास हाइपरबोलिक एक्स हो और यहाँ सी से डिवाइड हो इसके अंदर, तो ये इक्वेशन हमारी कैंटेनरी की कहलाती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैंटेनरी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अच्छा, कैंटेनरी होता क्या है? कैंटेनरी होता है बेटा, दो ये पॉइंट्स हैं, एक ये मान लो दीवार है, इसमें एक ये हमने कीली गाड़ दी और एक ये दीवार में कीली गाड़ दी। अब कोई चैन लो या रस्सी लो, इन दोनों पॉइंट्स पे उस रस्सी को बांध दो तो वो इस तरीके से झोल टाइप का रस्सी बेटा बन जाती कि नहीं बन जाती? तो ये जो कर्व बनता है दो फिक्स पॉइंट पे कोई रस्सी या तार को लटकाने से ये झोलदार जो कर्व बनता है, इसी को बेटा कैंटेनरी कहते हैं, कैटेनरी। ठीक है, इसी को कैटेनरी कर्व कहते हैं। ठीक है, ये पैराबोला कर्व टाइप का होता है, जैसे पैराबोला बनता है, लेकिन ये पैराबोला नहीं होता है, उसी टाइप का कर्व होता है। दो पॉइंट लो और उनके बीच में रस्सी या तार से बांध दो तो ये ऐसे झोलदार, ये ऐसे लटक जाएगी ये तार, तो इसे कहते हैं कैटेनरी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ there are some important practice question, so all students do these practice question and match your answers. The first question is, our practice question is, first question is, the important question is the find the extremals of the following functional I yx equal to integration x naught to x1 x plus y dash bracket y dash dx, and the answer of this functional is y equal to minus x square plus 4 plus c1 x plus c2। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जो हमारा एक्सट्रीमल्स होगा ये आंसर है। इसको क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे? इसमें बेटा y डैश का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, तो y डैश का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x y डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, और यही हमारा क्या काम करेगा बेटा? f का काम करेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करके f हमारा ये आ गया, और सॉल्व करेंगे यूलर्स इक्वेशन थे तो ये हमारा एक्सट्रीमल्स आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, second question, find the extremals of the functional x naught to x1 bracket y square plus y dash square minus 2y sin x dx। this is our functional and the value of f is क्या है? f की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये सीधे डायरेक्ट ये आपकी f की वैल्यू होगी, और यहाँ पे आप लोग यूलर्स इक्वेशन लगा देंगे। क्या है यूलर्स इक्वेशन? f y माइनस डी डी एक्स f y डैश इक्वल टू 0, और जैसे ही यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो आपको बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को CF और PI मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सट्रीमल्स या जो सोल्यूशन होगा वो y की वैल्यू आ गई। ये आंसर मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल I yx इक्वल टू x नॉट से x1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय रूट वाई dx। तो बेटा ये हमारा फंक्शनल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा फंक्शनल? ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन x नॉट से x1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन में भी रूट वाई dx है। देन दिस एक्सट्रीमल्स इज, इसको बेटा सॉल्व करेंगे यूलर। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, इसमें कौन सी यूलर्स इक्वेशन लगेगी? यहाँ पे y और y डैश है केवल टर्म्स, तो यहाँ पे आपको जो यूलर्स इक्वेशन होगी वो लगेगी f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू 0। जो यूलर्स इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर केस है वो यूज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन और समय बच जाएगा। और द एक्सट्रीमल्स इज, इसका एक्सट्रीमल्स क्या होगा बेटा? साइक्लॉइड होगा। और साइक्लॉइड की क्या इक्वेशंस आएंगी बेटा? x इक्वल टू r थीटा माइनस साइन थीटा एंड y r 1 माइनस कास थीटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए
कि नहीं कर पाए। दिस इज वेल नोन ब्राच-स्टोक्रोन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या नाम है? दिस इज वेल नोन ब्राच-स्टोक्रोन प्रॉब्लम। तो बेटा सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये सवाल सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए हो सॉल्व तो बेटा मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ब्राच-स्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या होती है उसको पूरा डिस्कस किया है और उसका पूरा सलूशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल एक्स नॉट से x1 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर dx। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारा जो एक्सट्रीमल्स आएगा वो वैल्यू आएगी y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक c1x प्लस c2। तो ये बेटा कुछ हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, इनके मैंने आंसर भी दिए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स के बताइएगा कमेंट में लिख के कि क्या बेटा ये क्वेश्चन आप कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।